दोस्तों नमस्कार। एक बार विभाग राय विभाग बोल में आप सभी के साथ फिर हाजिर हूँ मैं। दोस्तों आज हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर इस तरह से आई है, इस विकराल परिस्थिति में आई है कि लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया है। जिस शहर में देखो लाशों का ढेर लगा हुआ है, जिस शहर में देखो पेपर पे उन आत्मीय जनों के शोक संवेदना से पूरा फेसबुक पूरा सोशल मीडिया पटा हुआ है। आखिर सच में इसका दोषी कौन है? आखिर कहाँ कमी रह गई? इस पर विचार होना चाहिए। अगर विचार नहीं होगा तो आप गलतियों से सुधार कैसे कर पाएंगे? ये जो गलतियां हुई उन पर सुधार दोबारा कैसे होगा? इस पर सतत मंथन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। मैं किसी पार्टी का ना तो शुभचिंतक हूँ और ना किसी पार्टी का मैं भक्त हूँ, ना मैं किसी पार्टी का चमचा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, चौथे स्तंभ से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कोरोना महामारी इतनी विशालता से फैली, इसका सच में दोषी कौन है? आप ये जानते हैं कि जो सत्ता पे बैठा होता है सवाल उससे किया जाता है, जो विपक्ष में बैठा है। अच्छा आप ये बताइए, हम राहुल गांधी से कोई सवाल करें देश के बारे में, राहुल गांधी क्या है इस समय? राहुल गांधी ना तो कोई मिनिस्टर है, ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई प्रधानमंत्री है। तो राहुल गांधी से हम सवाल क्यों करें? राहुल गांधी से सवाल हमारा नहीं बनता। हमारा सवाल अगर बनता है तो देश के प्रधानमंत्री से बनता है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पूरी देश की बागडोर जिनके हाथों में है। हम सवाल उनसे करेंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा और उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके 1 अरब 30 करोड़ जनता ने उन्हें चुन करके अपना देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया है। इसलिए जवाब बनता है। जब विपक्ष का नेता बंगाल चुनाव रैलियों में पहले घोषणा कर देता है कि मैं वर्चुअल रैली करूंगा और अब किसी भी रैली में भाग नहीं लूंगा, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके बाद अपनी रैलियों को रद्द करते हैं। जबकि सच में होना क्या चाहिए था? पहले देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर के सारी रैलियों को रद्द करना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी जब उन रैलियों में यह भाषण देते हैं कि आप इतनी अपार भीड़ में आए, आपकी इस भीड़ को देखकर मैं गदगद हो गया। जरा कल्पना करिए, जितनी ज़्यादा भीड़ थी उतना ज़्यादा कोरोना का संक्रमण फैला। क्या ये देश के 130 करोड़ के जो राजा को, देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता था? नहीं देता था। पहले उसकी जनता को उन्हें बचाने का नैतिक सिस्टम शुरू करना चाहिए था, जिससे लोगों की प्राण बच सके, पर उन्होंने नहीं किया। लोग कहते हैं आप लोग मोदी विरोधी हो। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम सच्चे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आखिर ऑक्सीजन की
जब हमारे देश में कोरोना चूँकि चल रहा था, सतत लगातार कोरोना के मरीज घट बढ़ रहे थे और अन्य देशों में दूसरी लहर आ चुकी थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता था कि यहाँ दूसरी लहर आएगी, परंतु पूरे ऑक्सीजन की सप्लाई बांग्लादेश को कर देना, ये कौन सा न्याय है अपने देश की जनता के साथ। आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि कोरोना संकट से हमारा देश जूझ रहा है। पैसे तो हम कभी भी कमा लेंगे, परंतु आज हमारे नागरिकों की जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आपका निर्णय बहुत गलत था। ऑक्सीजन की सप्लाई आपको बांग्लादेश को किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। जो आपने किया वो देश के 130 करोड़ जनता के साथ घोर अन्याय किया। आज उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत भीषण है। वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सारे नेता, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अधिकारी हो, सारे वादे बड़े बड़े हो रहे हैं। सच में ज़मीन पे हम जो देखते हैं, सच पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। पहले तो कोई अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहा, अगर कोई भर्ती हो जा रहा है तो उसे दवा नहीं मिल पा रही है। किसी तरह से अगर उसे दवा मिल भी गई है तो उसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कोरोना की रिपोर्ट जिसे 2 घंटे में हर हालत में आ जानी चाहिए, उसे ऑनलाइन कर दिया गया है और वो कोरोना की रिपोर्ट आती ही नहीं है। क्या तमाशा बना कर रखा है। आज उत्तर प्रदेश के लिए हम अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराएं। हुआ अखिलेश यादव, आखिर अखिलेश यादव कौन है? पूर्व मुख्यमंत्री थे, है नहीं। आज हम सवाल उससे करेंगे जो प्रदेश का मुखिया है। हम सवाल उससे करेंगे। अगर जनता मर रही है, जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जनता को दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो हम सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी से करेंगे, ना कि अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव विपक्ष के नेता हो सकते हैं, परंतु आज देश की मुखिया की जो बागडोर है वो माननीय आदित्यनाथ योगी जी के पास है। और हम जो भी सवाल करेंगे वो मुख्यमंत्री से करेंगे। जो भी भयावह स्थिति है, हर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोंडा हो, कोई भी जिले की बात, हर जगह स्थिति बहुत भयावह है। चाहे आदित्यनाथ की गोरखपुर की स्थिति हो, कहीं भी स्थिति यह नहीं है कि बहुत संतोषजनक है, बहुत अच्छी है। बस फरमान जारी हो रहे हैं। उन फरमानों की हकीकत सच में ये है कि कोई फरमान जमीन तक नहीं आ पा रहा है, मरीज तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चौथे स्तंभ के व्यक्ति होने के बाद भी 3 दिन 2 मरीजों को लेकर टहला हूँ, कहीं कोई जुगाड़ नहीं है। ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने के लिए तैयार है, ना सरकारी हॉस्पिटल में, ना कोई दवा है। जो प्राइवेट सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, जिन्होंने खूब मलाई काटी है, खूब बड़े बड़े अपनी बिल्डिंगें बना रखी हैं, खूब पैसा कमाया हुआ है, ऐसे लोग जब संकट की घड़ी में नहीं खड़े हैं, इनके लाइसेंस को रद्द करिए, इनको बंद करिए अस्पताल।
या जबरन इनकी अस्पतालों को अधिग्रहित कर लीजिए और उसमें कोरोना सेंटर बनाइए। आज सबसे ज़्यादा जरूरी है जनता की जान बचाना, वरना आने वाले समय में इतिहास आप लोगों को कातिल राजा के नाम से जानेगा। और इसके गुनहगार आप लोगों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सत्ता में आप बैठे हैं, जवाबदेही भी आपकी है। हम प्रश्न भी आपसे पूछेंगे और प्रश्न बनता भी है। आज जो सबसे बड़ी बात है वो जनता की जान की रक्षा करिए, बचाइए। प्राइवेट हॉस्पिटलों को अधिग्रहित कीजिए, जो बड़ी बड़ी खाली सरकारी बिल्डिंगें पड़ी हैं उनको अधिग्रहित कीजिए, वहाँ पर कोरोना के सेंटर बनाइए। आज ज़रूरत है देश को। और चुनावी रैलियों को बंद कर दीजिए। मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे सीधे चुनाव आयोग को कातिल कहा है। इससे ज़्यादा सख्त टिप्पणी हमारे देश का न्यायालय और क्या कर सकता है। उन्होंने, न्यायालय ने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ मृत्यु का FIR दर्ज होना चाहिए। 302 के मूल्य में हैं ये लोग। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां तक कोशिश रहेगी आप भी इस आवाज़ को पहुंचाइए और हम आपकी लड़ाई, आपकी आवाज़ को, आपके दुख दर्द को हम सरकारों तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमें कहीं से भी कुछ भी कष्ट झेलना पड़ेगा, किसी भी संकट से गुजरना पड़ेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि आप रहेंगे तभी ये देश रहेगा। आपका रहना जरूरी है। जब आप हैं तभी हम पत्रकार हैं। आप नहीं हो, आप नहीं रहोगे, हम किस पर पत्रकारिता करेंगे, हम किसको बताएंगे, किसको सूचनाएं देंगे। इसलिए आज आपका रहना जरूरी है, आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, आपके लिए संसाधन जुटाना जरूरी है, आपके लिए सरकारों से लड़ना जरूरी है। हम लड़ते रहेंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।